पॉलीमर्स में बच्चा लोग ये ध्यान में रखना कि टेक्स्ट बुक के आपके पेज नंबर 327 पे एक चार्ट दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के पेज 327 पे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। आपके इस चैप्टर के मेजॉरिटी क्वेश्चन उस एक चार्ट में से बन के आ जाएंगे। सीईटी के जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो वो उस एक चार्ट में से आपके बन के आएंगे, ठीक है ना। तो उसको अच्छे से ज़रा प्रैक्टिस कर लेना। वो मैंने यहाँ पर आपके लिए अपलोड कर दिया है, साथ में उसको भी गो थ्रू अपन कर लेंगे। फिलहाल ज़रा फोकस करो, छोटा सा एक बेसिक सिनॉप्सिस है, बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट बहुत थियोरेटिकल है, ठीक है। जेई का इस बार का अभी जो मेंस का फर्स्ट सेशन हुआ था ना, उसमें पॉलीमर्स के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए थे, जहाँ पर एक क्वेश्चन था वो 963 ग्राम का पॉलीमर है, जहाँ तक मुझे रफली याद है मेरे को वैल्यूज़, 963 ग्राम का पॉलीमर और उसमें कितने मोनोमर यूनिट या कितने लिंकेज यूनिट है वो कैलकुलेट करना था। एक एवरेज, आई थिंक एवरेज मास के कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया था। तो वो थोड़े हायर लेवल क्वेश्चन हैं जो जेई में पॉलीमर्स में से आते हैं, जिसका मेंशन ना ही एनसीईआरटी में ना स्टेट टेक्स्ट बुक में, ठीक है। बट अगर आप सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, थोड़ा आपको बैठ के लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चैप्टर आप ये मत सोचना कि हाँ बस मैंने कॉन्सेप्ट समझ, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें आपको क्लासिफिकेशन और कौन से पॉलीमर का कौन सा मोनोमर है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और क्या यूज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ आ रहा है क्या? चलो तो एक एक करके समझ लेते हैं फंडे को। पहली बात तो कि भाई पॉलीमर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। पॉली मतलब द वर्ड पॉली मीन्स मैनी और मियर मीन्स यूनिट, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो बहुत सारे यूनिट से बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉलीमर बहुत सारे यूनिट से बनता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लार्ज मॉलिक्यूलर मास वाला होता है, बराबर बात तो सही है, बराबर बात है। लेकिन वो किस चीज़ के रेपिटेशन से बना हुआ है? वो मोनोमर के रेपिटेशन से बना है। किसके रेपिटेशन से बना है बोलो? वो मोनोमर के, मोनो मीन सिंगल, है ना। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ बोलोगे पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट मोनोमर है, ठीक है ना, जैसे हमने बायोमोलिक्यूल्स में भी देखा है ऑलरेडी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। यहाँ पर अगर आप सिनॉप्सिस फॉर्म में देखोगे तो बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड बेस्ड ऑन ग्रोथ, ठीक है। ये ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइज या बेस्ड ऑन द यू कैन से मैकेनिज्म, ठीक है, एडिशन या कंडेंसेशन, उसके ऊपर ये अलग अलग क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, है ना। सोर्स ऑफ पॉलीमर के हिसाब से अगर आप क्लासिफाई करो तो देयर आर 3 वेराइटीज, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। एक तो प्योर नेचर में मिलेगा, एक थोड़ा बहुत प्रोसेस करके बनाया, और एक कंप्लीटली लेबोरेटरी में बनाया हुआ है। एग्जाम्पल्स डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, प्लीज रिमेंबर ऑल दी एग्जाम्पल्स, ओके। एम आई मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है क्या? जूट पता है? जूट, यहाँ जो मैंने अभी मार्क किया ये वाला जूट सबको मालूम है क्या होता है? जो बोरी होती है ना, अपन वो अनाज, राइस और गेहूं वगैरह पैक करते हैं, जूट, है ना, बोरी जो होती है वो मटेरियल बेसिकली जूट होता है, ठीक है। लिनेन आपको पता है उसके कपड़े बनते हैं। कॉटन, ठीक है, कॉटन भी नेचुरल फाइबर में ही आएगा, सीधी बात है। एसीटेट और एसीटेट रेयन, विस्कोस रेयन सेमी सिंथेटिक में आता है। नाइलॉन और टेरिलीन, टेरिकॉट के भी कपड़े बनते हैं, आपको पता है टेरिलीन के। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? ये सारी चीज़ें नोट करते जाना, ये थियोरेटिकल है। टेरिलीन का दूसरा नाम है डैक्रॉन, और नाइलॉन तो आपको पता ही, आप सबने यूज़ भी किया होगा डेफिनेटली। वो किस में आते हैं? सिंथेटिक में आते हैं। देन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर इट विल बी आइदर लीनियर, लीनियर मतलब कि पूरा एक लाइन में कैसे सारे के सारे मोनोमर यूनिट्स लगा रहेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर है। ब्रांच्ड कि भाई मोनोमर यूनिट्स आपस में ब्रांचिंग दिखाएंगे। और लास्ट वाला नेटवर्क और क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रांचेस के साथ में बहुत सारे क्रॉस लिंक्स, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर एक फॉर्म होगा जहाँ पर मल्टीपल आपको ब्रांचेस भी दिखेंगे और क्रॉस लिंक्स भी दिखेंगे। मतलब ऐसा एक सेंटर से बहुत सारी डायरेक्शन में फाइबर्स या जो चेन्स है वो जाती हुई दिखेगी। एग्जाम्पल्स अगेन, लीनियर का बहुत सिंपल एग्जाम्पल है पॉलीथीन, ठीक है, पता ही आपको, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जो हुआ है, बेसिकली सादा वाला पॉलीथीन, दैट इज लीनियर। ब्रांच्ड पॉलीप्रोपिलीन, थोड़ा सा बेटर प्लास्टिक, हायर क्वालिटी प्लास्टिक आप बोल सकते हो, ठीक है, वो पॉलीप्रोपिलीन होता है, स्लाइटली बेटर क्वालिटी प्लास्टिक, मतलब जिसको आप, जैसे आप किचन वगैरह में, बॉटल वगैरह में वो सब यूज़ करते हो वो। और वल्कनाइज्ड रबर, नॉट नॉर्मल रबर, वल्कनाइज्ड रबर इस नेटवर्क पॉलीमर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फंडा इज, वल्कनाइज्ड रबर पे डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा कि नॉर्मल नेचुरल रबर में सल्फर डाल के हीट करोगे, क्या डाल के हीट करोगे बोलो? क्या डाल के हीट करोगे?
सल्फर डाल के हीट करोगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन। नॉर्मल सादा रबर जो होता है वो तो आप हाथ से ऐसा करो तो टूट जाता है। जो इरेजर आप यूज करते हो अपनी नोटबुक में पेंसिल से लिखी हुई चीजों को मिटाने के लिए, वो सादा रबर है, कच्चा रबर है वो, ठीक है ना। तो उसको तो आप ऐसे करो हाथ से टूट जाता है। लेकिन गाड़ी का टायर जो है या ट्रक का टायर जो है वो तो हैवी, मतलब ड्यूरेबल रबर होना चाहिए। तो इस आपके हाथ में जो इरेजर है और जो वो टायर का रबर है उसमें फ़र्क क्या है? तो फ़र्क है कि वो जो प्रोसेस रबर है उसमें क्या डाला हुआ है, उसमें सल्फर डाल के उसको हीट किया है और उसको उस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। ये सारे एमसीक्यू पॉइंट्स बता रहा हूँ, नोट करते जाना, यही डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ट्रस्ट मी, ठीक है। चार्ल्स गुडियर, गुडियर टायर कंपनी का नाम तो सुना होगा, टीवी पे ऐड भी आती है, बहुत देखा होगा। चार्ल्स गुडियर ने ये प्रोसेस बनाई थी। उसके बाद हम लोग चलते हैं मोड ऑफ फॉर्मेशन पे, जहां पर एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको ऑर्गेनिक में तो मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एडिशन क्या होता है कि भाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू चीज़ों को जोड़ो, और कंडेंसेशन मतलब आप पानी या अल्कोहल या कुछ और निकाल रहे हो, है ना। तो एडिशन और कंडेंसेशन ये मैकेनिज्म्स के ऊपर या मोड के ऊपर भी यहाँ पर क्लासीफाई किए जाते हैं। एडिशन वाले के एग्जाम्पल्स हैं हमारे टेफ्लॉन, ऑर्लॉन। टेफ्लॉन की कोटिंग कहाँ की जाती है बताना? टेफ्लॉन की कोटिंग कहाँ करते हो? नॉन स्टिक कुकवेयर में करते हो टेफ्लॉन की कोटिंग। यस, सुना होगा, ये बहुत पॉपुलर है बच्चों। नॉन स्टिक कुकवेयर, आपका तवा कढ़ाई जो अपन यूज करते घर में, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल टेफ्लॉन कहाँ ज्यादा यूज हो रहा है? एंटी स्क्रैच कोटिंग में। कहाँ यूज हो रहा है? एंटी स्क्रैच कोटिंग। अपन आपके मोबाइल फोन की ग्लास के ऊपर कुछ लोग यूज करते हैं, या मतलब बैक ग्लास के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग, वो जो जिसको एप्पल वाले वो बोलते हैं सिरामिक शील्ड और अलग अलग नाम सुनते हैं, बेसिकली पॉलीमरिक कोटिंग होती है, ठीक है। गाड़ी के ऊपर, कार्स के ऊपर लोग करवाते हैं टेफ्लॉन कोटिंग, स्क्रैच ना लगे इसके लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन यूजेस, डायरेक्ट एमसीक्यू में यूजेस इसके ऊपर पूछा जाएगा। ऑर्लॉन क्या है? ऑर्लॉन एक बेसिकली फाइबर लाइक सब्सटेंस है जो आप पिलोज वगैरह में, वूल्स, ब्लैंकेट्स वगैरह में यूज करते हो। आर्टिफिशियल वूल इसको आप बोल सकते हो। नायलॉन अगेन आपको पता ही है, पॉलिएस्टर आपको मालूम ही है। नायलॉन और पॉलिएस्टर ये फाइबर्स हैं, कपड़े वपड़े बनते हैं इनके, फिशिंग नेट्स बनते हैं नायलॉन के, टूथब्रश के ब्रिसल्स भी बनते हैं, है ना। उसके बाद इलास्टोमर्स, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स एंड थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। खास करके मैं आपको ये बता दूं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बड़े फेवरेट क्वेश्चन है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। चारों को डिस्कस कर लेते हैं। इलास्टोमेरिक मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी। नियोप्रीन इज अ टाइप ऑफ रबर। नियोप्रीन क्या है बोलो जल्दी? इट्स अ टाइप ऑफ रबर। किससे बनता है? नियोप्रीन बनता है क्लोरोप्रीन से। नियोप्रीन किससे बनता है? क्लोरोप्रीन से। अभी मैं बताऊंगा कि क्लोरोप्रीन क्या होता है, स्ट्रक्चर समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। देन फाइबर्स आपको पता ही है, नायलॉन 6। अच्छा, नायलॉन में कितनी वैरायटी है आपके सिलेबस में? नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 2 है, नायलॉन 610 है, ठीक है। बट ज़्यादातर आपको आपके लेवल पे अगर मैं कहूँ सीईटी लेवल पे क्वेश्चंस ये दोनों पे आएंगे, 6 और 6 पे, ठीक है। इन दोनों के बारे में डिटेल जाननी है, बाकी सबकी इतनी डिटेल्स आपको नहीं पता है तो दैट इज फाइन, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट, नाम से पता चलना चाहिए। थर्मो मतलब हीटिंग, थर्मो का मतलब हीटिंग, यस। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट में फर्क क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो गर्म करने पे, हीट करने पे मोल्डेबल हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ऐसा कौन सा सब्सटेंस आपको पता है बच्चों जो गर्म करके रिसाइकल किया जा सकता है या मोल्ड किया जा सकता है, उसका शेप बदला जा सकता है? बताइए। प्लास्टिक या इवन ग्लास टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट मेजरली प्लास्टिक, है ना। तो प्लास्टिक का क्या होता है कि अगर आप, जैसे अब ये प्लास्टिक की बोतल है, अगर मैं इसको हीट करूं तो ये पहले सॉफ्ट हो जाएगी और इसका शेप मैं बदल के इसको रिसाइकल कर सकता हूं। बरोबर बोल रहा हूं? सही है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, यानी कि जिसको हीट करने पे जिसके अंदर थोड़ा सा मैलिबिलिटी, थोड़ा सा मोल्डेबिलिटी आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेट क्या होता है कि जिसको एक बार हीट कर दिया, उसका स्ट्रक्चर सेट हो गया, अब उसको फर्दर हीट करके कोई फायदा नहीं है, उसका आप शेप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग बोलते हैं। बात समझ में आई क्या सबको? यस। थर्मोसेटिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, जैसे घर पे अपन आटे से रोटी बनाते हैं, या जो वो पॉटर्स होते हैं ना, पॉटर्स, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं यार, आई डोंट नो, कुम्हार बोलते हैं आई थिंक सो, या जो वो मटके वटके बनाते देखा होगा कच्ची मिट्टी से, तो जब तक वो मिट्टी गीली है तब तक वो मटका बन रहा है, बरोबर है ना, और उसको शेप दे सकते, उसको मॉडिफाई कर सकते, क्ले जो था उसको।
एक बार वो सेट हो गया, उसको धूप में रखा, सुखाया, सेट हो गया, अब उसका शेप मॉडिफाई कर सकते हो क्या आप गर्म करके? नहीं, एक बार सेट हो गया तो हो गया। अब यहां पर एग्जाम्पल जैसा मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल पीवीसी है, थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है बेकलाइट। व्हाट इज बेकलाइट? बेकलाइट वो है जिससे आपके स्विचेस, जो इलेक्ट्रिकल पैनल के स्विच है ना, या आपके वो एसी वगैरह का बाहर का जो व्हाइट कलर का प्लास्टिक, जो आपको प्लास्टिक जैसा दिखता है, वो पैनल जो है ना, पैनल्स वगैरह बनाए जाते हैं किससे? बेकलाइट से। ठीक है, इसकी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वाला मटेरियल। कैसा है? इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह, बटन्स वगैरह में ज़्यादातर काम आता है। ठीक है, बेकलाइट की शीट लगाते हैं हम लोग, या बेकलाइट के छोटे छोटे सब्सटेंसेस बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, और लास्ट वाला ग्रोथ है, एक चेन ग्रोथ है और एक स्टेप ग्रोथ है। ठीक है, चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ, इसके ऊपर ज़्यादा कोई बहुत इतने सवाल नहीं आते, दैट इज नॉर्मल। तो यहाँ पर जितने भी टाइप्स, वेराइटीज और उनके बेसिक एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको अच्छे से कर लेने। ना ये तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट में सिनॉप्सिस टाइप में लिखा हुआ है। अब सेम चीज़ ज़रा आप यहाँ पर देख लो, आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में कैसा दिया है। ठीक है, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में कैसा दिया, ज़रा ये भी देख लो, मैं आपको ये भी सामने सामने दिखा देता हूँ, है ना, देख लो। आई होप दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपरली। सेम बेस्ड ऑन सोर्स, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, मैंने एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं। सेम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक, बरोबर है। बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्ट, थर्मोसेटिंग, अगेन एग्जांपल्स ऊपर बता दिए। पॉलीमराइजेशन, एडिशन, कंडेंसेशन। एक तीसरा एक्स्ट्रा है रिंग ओपनिंग। कौन सा है? रिंग ओपनिंग। इसमें सिर्फ नाइलॉन 6 आता है जो आपका इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम से बनता है, रिंग ओपनिंग वाला। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल है, बट बाकी अदरवाइज इसके ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में नहीं है। देन यू हैव टाइप ऑफ मोनोमर, होमो एंड हेट्रो। ये वहाँ पे ऊपर सिनॉप्सिस में नहीं दिया, इसलिए बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो जो मैंने सिनॉप्सिस में बताया वो वाला इन्फॉर्मेशन, और ये जो टेक्स्ट बुक में 327 पेज नंबर पे दिया वो इन्फॉर्मेशन, दोनों कंबाइन करके पूरा एक साथ आपको पढ़ना है, तभी आपके सारे पॉइंट्स कवर होंगे। ठीक है, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है जो यहाँ मिसिंग है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है जो वहाँ मिसिंग है। समझ में आ रहा है क्या? यस, ओके। होमो एंड हेट्रो, व्हाट डज होमो एंड हेट्रो मीन? होमो मतलब सेम टाइप का मोनोमर रिपीट होगा, और हेट्रो का मतलब अलग अलग टाइप के मोनोमर्स रिपीट होंगे, यानी कि जब मिक्सचर ऑफ मोनोमर, दो अलग अलग मोनोमर लिए तो क्या हो जाएगा? हेट्रो। एक है बायोडिग्रेडेबिलिटी, उसके ऊपर क्या था? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक किस में आएगा बताओ? प्लास्टिक कौन सी कैटेगरी में आएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा, है कि नहीं? लेकिन कॉटन, सिल्क, जूट, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब बायोडिग्रेडेबल। नेचुरल वाले सारे के सारे किस में आएंगे बोलो? बायोडिग्रेडेबल में आएंगे। कॉमन सेंस की बात है ना। और कुछ हमने अभी सिंथेटिक भी डिस्कवर की है, या मतलब मैन्युफैक्चर किए हैं, कुछ ऐसे पॉलीमर्स हैं सिंथेटिकली हमने मैन्युफैक्चर किए लेबोरेटरी में, जो बायोडिग्रेडेबल हैं, दे आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक जो कोर है चैप्टर का वो ये है कि आपको क्लासिफिकेशन के अलग अलग टाइप्स और हर एक के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। आई होप ये सबको समझ में आ गया। जैसा मैंने आपको ये बार बार बात कही है कि जब आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, जब इसको आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक से थ्योरेटिकली ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना यहाँ पर मैंने शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दिया है उस पर पूरा फोकस करो। ठीक है, टेक्स्ट बुक से जो पॉइंट्स चाहिए थे वो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके देता हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करनी उसकी आपको। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करो। अब एक्स्ट्रा जो आपके डिटेलिंग है वो कौन सी आपको याद कर लेना है, ज़रा देख लेना। पॉलीइथीन, सबसे पहला एक पॉलीमर कौन सा लिया मैंने? पॉलीइथीन, LDPE, मतलब कौन सा है बोलो? हाई डेंसिटी या लो डेंसिटी? लो डेंसिटी पॉलीइथीन। पॉली मतलब प्लास्टिक है लेकिन लो डेंसिटी वाला है। वो किससे बना? इथीन से बना है। और यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आप उसको 200 to 300 डिग्री सेल्सियस और 1000 ATM पे बना रहे हो। ठीक है ना। और यही आपको जब हाई डेंसिटी वाला बनाना था, कैसा बनाना था? हाई डेंसिटी वाला पॉलीइथीन बनाना था, तब आप एक स्पेशल कैटलिस्ट यूज करते हो जिसका नाम है ज़ीग्लर-नाट्टा कैटलिस्ट। कौन सा ना कैटलिस्ट है? ज़ीग्लर-नाट्टा कैटलिस्ट, जिसके ऊपर आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार सवाल आ चुका है। बहुत मतलब बहुत बार सवाल आ चुका है। ज़ीग्लर-नाट्टा कैटलिस्ट। ठीक है, ज़ीग्लर-नाट्टा कैटलिस्ट। ज़ीग्लर-नाट्टा कैटलिस्ट क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आएगा। अभी इसके बाद आगे हम लोग इसके कॉम्पोजिशन को भी और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा है आपका प्रेपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। दिस इज अ कैटलिस्ट। इसमें टाइटेनियम क्लोराइड और
आपका ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम होता है। चाहिए तो लिख लो, अभी यहीं पे लिख डालो क्या क्या होता है इसमें। TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ज़ीग्लर नाटा कैटलिस्ट। किस में यूज होता है? हाई डेंसिटी पॉलीइथीन बनाने में यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इज पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, दैट इज पैन, ठीक है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पैन, ओके, दैट इज एक्रिलोनाइट्राइल। रिपीटिंग यूनिट आपने बनाया, उससे क्या बना? ऑर्लोन। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और पैन और ऑर्लोन ये सब एक ही है? यस, ध्यान से सुनना। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जिसको आप पैन बोल सकते हो या उसका दूसरा नाम ऑर्लोन, ये बेसिकली क्या है? सेम है। किससे बना है? इंपॉर्टेंट है, किससे बना है बोलो? ये एक्रिलोनाइट्राइल से बना। किससे बना है? एक्रिलोनाइट्राइल। अब ये आपके एमसीक्यू में कैसे पूछेगा भाई कि मोनोमर का स्ट्रक्चर बताओ, तो आप ऐसे लिखोगे जैसे आपके पास इथीन था मान लो, क्या था? इथीन था मान लो, और उसके अंदर आपने एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया? एक साइनाइड ग्रुप लगा दिया, तो क्या बना? एक्रिलोनाइट्राइल बन गया। क्या बन गया बच्चों? ये जो स्ट्रक्चर बना इसको क्या बोलेंगे? एक्रिलोनाइट्राइल। और इसी को मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया तो क्या बनेगा? ऑर्लोन, ठीक है। ज्यादा साइंटिस्ट मत बनना कि पूरा मैकेनिज्म और ये वो सब पढ़ने मत बैठना। मोनोमर क्या है, रिपीटिंग यूनिट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इतना याद कर लो। मोनोमर क्या है? इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला, एक साइनाइड लगा दिया, बात खत्म, सिंपल है। समझ में आया क्या? यस। नेक्स्ट है आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन तो बहुत ही ईजी है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्राफ्लोरोइथिलीन मतलब इमेजिन करो कि इथिलीन है आपके पास, CH2 है, अब हाइड्रोजन हटाओ और फ्लोरीन लगा दो, ये हो गया। ये ओरिजिनली तुम्हारा टेट्राफ्लोरोइथिलीन था, उसको आप क्या बोलते हैं? ये मोनोमर है, ये और पॉलीमर है, ये मोनोमर है, ये पॉलीमर है। तो क्या मैं टेफ्लॉन को PTF ही बोल सकता हूँ, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन? यस। आई होप ये बात आप नोट करते जा रहे हो सभी बच्चों, यस और नो? कौन सा पॉलीमर है, कौन सा उसका मोनोमर है और उसका दूसरा नाम क्या है, बस इतना आपको नोट करना है। आई होप ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन और कोई सवाल नहीं होना चाहिए। यस। देन यू हैव एग्जाम्पल नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6,6, इनका दोनों का आपको दिया हुआ है। मोनोमर्स अगेन आपको दोनों के पता होना चाहिए, नाइलॉन 6 के और नाइलॉन 6,6 के, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। नाइलॉन 6 का मोनोमर एंड नाइलॉन 6,6 का दो अलग अलग मोनोमर है, यहाँ पे लिख के रखना। इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, रिपीट करेंगे मेरे साथ। नाइलॉन 6 के मोनोमर का नाम क्या है? इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। क्यों नाइलॉन 6 का नाम नाइलॉन 6 है? बिकॉज 6 कार्बन का मोनोमर यूज होता है, बिकॉज 6 कार्बन का मोनोमर यूज होता है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है और बहुत बार वापस रिपीट होने के चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस चैप्टर में से मेरे को कुछ भी नहीं आता और मेरे को एक चीज़ पढ़नी है तो मैं ये पढ़ूंगा, कौन सी? नाइलॉन 6,6। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है और आपके एग्जाम में भी दोबारा आने के चांसेस बहुत हाई है। नाउ हियर देर आर टू डिफरेंट, बिकॉज नाइलॉन 6,6 है, कॉमन सेंस यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। 6 मतलब 6 कार्बन के आपके पास दो अलग अलग मोनोमर हैं, दोनों में 6 कार्बन है। अच्छा प्लीज रिमेंबर, डोंट रीड इट एज 66, रीड इट एज 6,6, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा दो अलग अलग मोनोमर है और दोनों मोनोमर में 6 कार्बन है। समझ में आ रहा है क्या? कौन से दो मोनोमर है, ध्यान देना। पहला है एडिपिक एसिड, कौन सा है बोलो? पहला कौन सा है? एडिपिक एसिड, उसमें 6 कार्बन है। दूसरा है हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, क्या है? हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, इसमें भी 6 कार्बन है, ठीक है। एडिपिक एसिड में 6 कार्बन की चेन है, COH दो साइड पे लगा हुआ है, मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। और हेक्सामिथिलीन डायअमाइन तो नाम से पता चल रहा है, 6 CH2 है और 2 NH2 है, ठीक है। तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायअमाइन ये आपके मोनोमर्स हैं। किसके बोलो? किसके मोनोमर्स हैं? ये नाइलॉन 6,6 के मोनोमर्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये हुआ आपका नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6,6। टेरिलीन और डैक्रॉन का मोनोमर्स जो है वो तो बहुत ही ईजी है, डाईमिथाइल टेरिथैलेट, नाम से ही पता चलता है। टेरिलीन डाईमिथाइल टेरिथैलेट से
टेरिलीन बनता है, DMT, ठीक है। इसका मोनोमर क्या है, ध्यान में रखेंगे, क्या है मोनोमर इसका, DMT, डाइमिथाइल टरथैलेट, ठीक है। थैलिक एसिड अभी लास्ट इसमें ही करवाया था, गैब्रियल थैलिमाइड में, बेंजीन रिंग पे 2 COH ग्रुप है ना, और उसी थैलिक एसिड से डाइमिथाइल डेरिवेटिव बना लो तो वो डाइमिथाइल टेरथैलेट हो गया, उससे क्या बनाते हो आप, टेरिलीन बनाते हो, जिसको आप डैक्रॉन भी बोलते हो। ओके, प्रिपरेशन ऑफ बेकलाइट, अगेन डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन है भाई, बेकलाइट इज पॉलीमर ऑफ व्हाट, ये इस बार के जेई के पेपर में मैच द कॉलम में भी आया था, है ना, कि फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल से क्या बनता है, पहले नोवोलैक बनता है और फिर बेकलाइट बनता है। नोवोलैक जो है वो लीनियर फॉर्म है, नोवोलैक क्या बोलो जल्दी, नोवोलैक क्या है, लीनियर फॉर्म है, और बेकलाइट जो है वो क्रॉस लिंक्ड फॉर्म है, मतलब कि पहले सिंपल नोवोलैक बनेंगे, फिर जब उसकी ब्रांचिंग हो जाएगी, उसकी क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, बेकलाइट। तो मुझे ये बात आप लॉजिकली सोच के बताएंगे बच्चों कि नोवोलैक और बेकलाइट में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्या लगता है आपको, नोवोलैक और बेकलाइट में कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल होगा, कौन सा हार्डर मटेरियल होगा, ऑफ कोर्स बेकलाइट होगा, सीधी बात है ना। नोवोलैक तो हम लोग पेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, नेरोलैक पेंट्स का नाम सुना होगा आपने, है ना, और बेकलाइट तो आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि शीट्स वगैरह, इवन जो बाथरूम और टॉयलेट के पतले दरवाजे नहीं होते वो ऐसे जो फाइबर जैसे आपको वो जो शीट दिखती है ना फ्रेम के ऊपर लगाई होती है, देखी होगी आपने, है ना, वो भी बेकलाइट की ही शीट्स होती है। अदर फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, ठीक है, अदर फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बेसिकली मोल्डेड प्लास्टिक, एंड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड मेलामाइन पॉलीमर, अच्छी बात ये कि इनके कुछ अलग नाम नहीं, इनका नाम ही वही है, क्या, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब जो 2 चीज़ों से वो बन रहे हैं वही 2 चीज़ों उनका नाम है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। अच्छी बात यह है कि आपको डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा मेलामाइन के बारे में कि इसका यूज़ क्या है बताना, फॉर्मेल्डिहाइड मेलामाइन पॉलीमर का, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, ये सुना है आप लोगों ने, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, यस। कभी समझो किसी बहुत महंगे होटल में अपन खाना खाने जाते हैं, ठीक है, तो वो जो एकदम हैवी वाली प्लेट, कभी 5 स्टार वगैरह में खाना खाने जाओ ना, मतलब अपन वैसे तो नहीं जाते, अपन मिडिल क्लास लोग हैं, बट कोई शादी वादी में कहीं गए अपन 5 स्टार में कोई बड़े, तो वो खाने की जो वाइट वाली प्लेट देते हैं वो बहुत हैवी होती है, कभी नोटिस किया आपने, एकदम हैवी प्लेट होती है ना, और वो आपके हाथ से कभी गिर जाए तो टूटती नहीं है ना, राइट, वो अनब्रेकेबल क्रॉकरी होती है बेसिकली। वो किससे बनी होती है, वो मेलामाइन से बनी होती है ना। मैंने एक बच्चे को एक बार पूछा था वो क्यों नहीं टूटती है, तो वो बोलता है गधा कि नीचे 5 स्टार में कारपेट लगा होता है ना सर, इसके लिए। हाँ, कारपेट नहीं है, रीज़न क्या है, वो मटेरियल ही बेसिकली अनब्रेकेबल, मतलब नॉट लिटरली अनब्रेकेबल, इट्स नॉट लाइक द हल्क, इट विल ब्रेक बट इट विल सस्टेन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, दैट इज व्हाट इट मीन्स, नहीं तो तुम लोग लिटरली मत ले लेना उसको। ओके, सो मेलामाइन के ऊपर ये क्वेश्चन आएगा। और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर लिख के दिया, ध्यान में रख लेना। देन यू हैव रबर, रबर की बहुत सारी अलग अलग वैराइटीज़ है, मैंने ऊपर आपको कहा भी था कि मैं नियोप्रीन के बारे में बताऊंगा यहाँ पे, तो क्लोरोप्रीन अभी हम देखेंगे, पर रबर के थोड़ी बेसिक्स से चलते हैं कि नेचुरल रबर सबसे पहले क्या होता है। नेचुरल रबर जो आपका नेचर में रबर है वो कहाँ से मिलता है, एनी आइडिया, नेचर में रबर कहाँ से मिलता है। रबर की ट्रीज होती है ना, पेड़ होता है, कभी अगर देखा हो आपने, साउथ में अपने यहाँ इंडिया में बहुत होता है ना, केरला साइड वगैरह में रबर के पेड़, हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स है इंडिया ना रबर का। वो पेड़ को अगर आप कट करते हो तो उसमें से वो ऐसे थिक फ्लूइड निकलता है, उसको जमा करते हैं, वो थिक फ्लूइड जो है वो कोलॉइडल सस्पेंशन जेल लाइक सब्सटेंस जो है उसको आप बोलते हो लेटेक्स। क्या बोलते हो, बोलो, उसको आप बोलते हो लेटेक्स। लेटेक्स से डायरेक्ट क्या बन जाता है, लेटेक्स से ग्लव्स बनते हैं, कॉन्डम्स बनते हैं, है ना, ये उसका यूजेस में आ गया ना। लेटेक्स ऐसा मटेरियल जो अपन वो हैंड ग्लव्स नहीं, वो डिस्पोजेबल वाले आज बीच में अभी कोविड में बहुत लोग पहन रहे थे, है ना, वो सारे इससे बनते हैं, किससे, डायरेक्टली लेटेक्स से बनते हैं। अब ये नेचुरल रबर जो है आपका, जो उस पेड़ में से आपको मिला, ठीक है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसका नाम है आइसोप्रीन। कॉमन नाम क्या है, बोलो, कॉमन नाम क्या है, आइसोप्रीन, और IUPAC नेम है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। बोलो क्या है, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। क्या आप लोग स्ट्रक्चर लिख पाएंगे इस IUPAC नाम से, स्ट्रक्चर लिख लेंगे, 1,3-ब्यूटाडाइन, 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, ब्यूटाडाइन, बरोबर है, ठीक है, ये रहा CH2, और सेकंड नंबर पे मिथाइल भी लगा दिया। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो हाँ या ना। ये आपका बना किसका स्ट्रक्चर, बोलो आइसोप्रीन। गया भेजे में गया सबके, किसका स्ट्रक्चर बना ये गधे बच्चों, ये बना आइसोप्रीन। तो कोई आपको पूछे
कि भाई आइसोप्रीन क्या है, तो आप बोलेंगे नेचुरल रबर है और उसका IUPAC नेम है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। गया भेजे में? बहुत बढ़िया। अब इमेजिन करो कि मैं ये मिथाइल को हटा दूँ, ये मिथाइल जो था ना इसको मैं हटा दूँ और यहाँ पर क्लोरीन लगा दूँ, तो अब ये क्या हो गया? आइसोप्रीन की जगह अब ये हो गया क्लोरोप्रीन। समझ में आया? ईजी है। आइसोप्रीन की जगह अब ये क्या हो गया? क्लोरोप्रीन, है ना। और ये क्लोरोप्रीन के मॉलिक्यूल को लेके अगर मैं इसका पॉलीमर बना दूँ, इसको पॉलीमराइज कर दूँ, तो जो रबर मुझे मिलता है उसको बोलते हैं नियोप्रीन। गया भेजे में कि बाउंसर गया? ध्यान से सुनना फिर से। क्या बोला मैंने? नॉर्मल नेचुरल रबर कैसा होता है? ये रहा आपका आइसोप्रीन। नॉर्मल नेचुरल रबर किससे बनता है? जल्दी बोलो। आइसोप्रीन से, है ना। लीनियर पॉलीमर होता है। ये मॉलिक्यूल जो मैंने बनाया ये मोनोमर है नेचुरल रबर का, ठीक है। उसमें अगर मैं मिथाइल की जगह क्या लगा देता? क्लोरीन लगा देता, तो क्या बन जाता? क्लोरोप्रीन। तो कोई आपको पूछे कि नियोप्रीन रबर, क्या बोला मैंने? नियोप्रीन रबर का मोनोमर क्या है, तो क्या बोलोगे? क्लोरोप्रीन है। गया भेजे में? स्ट्रक्चर लिखने आ गया? अभी कुछ हाई फंडू नहीं बता रहा हूँ, बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। नेचुरल रबर जो है, नेचुरल रबर, ये बहुत डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुन लेना। नेचुरल रबर जो है वो अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड्स है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड्स है। डबल बॉन्ड में सिस ट्रांस आइसोमर होता है, ये तो बचपन से पता है आपको, मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। डबल बॉन्ड जहाँ होता है एल्कीन्स, उसमें क्या होता है? सिस ट्रांस आइसोमर होता है। बरोबर बोल रहा हूँ ना। तो नेचुरल रबर जो है आपका वो सिस फॉर्म है, और उसी का जो ट्रांसफॉर्म बनता है ना, ट्रांसफॉर्म, उसको हम कहते हैं गट्टा परचा। ट्रांसफॉर्म को क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? गट्टा परचा। बहुत सारे टीचर गट्टा परका बोलते हैं, परका गट्टा परचा च है, ठीक है। GP गट्टा परचा। सिस फॉर्म इज नेचुरल रबर, ट्रांसफॉर्म इज गट्टा परचा, ठीक है। दोनों किससे बना है? आइसोप्रीन से ही बना है। सिस फॉर्म नेचुरल, ट्रांसफॉर्म गट्टा परचा। क्लियर है क्या? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि MCQ में ये पूछ लेगा कि नेचुरल फॉर्म जो है वो इलास्टिक है और गट्टा परचा जो है वो नॉन इलास्टिक है। कैसा है? नॉन इलास्टिक है, ठीक है। बहुत सॉफ्ट होता है, फ्लोएबल होता है। गट्टा परचा किसी को देखने का शौक है तो मेरे क्लिनिक पे आ जाना। रूट कनाल में आपके दांत में जो फिलिंग करी जाती है ना, वो गट्टा परचा से की जाती है, ठीक है। मेरे क्लिनिक पे आ जाना, बहुत सारा भंडार रखा हुआ है इसका। आगे आराम से आपको देखने का शौक है तो देख लेना, ओके। तो नेचुरल रबर और गट्टा परचा, ठीक है। लास्ट पार्ट है वल्कनाइजेशन। मैंने क्या बोला? वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे नेचुरल रबर को आप और बेहतर क्वालिटी और ज़्यादा रिजिड बना सकते हो, है ना। नेचुरल जो कच्चा रबर होता है उससे आप टायर वगैरह अगर आपको बनाना है या ड्यूरेबल मटेरियल्स बनाने हैं तो आप उसका क्या करते हो? वल्कनाइजेशन करते हो। जितना ज़्यादा आप अच्छा सल्फर डालोगे उतना आपका हार्डनेस, उतना रिजिडिटी, उतना ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा रबर का। समझ में आ रहा है क्या? मैं जितना परसेंटेज ऑफ सल्फर बढ़ाऊंगा वल्कनाइजेशन में उतना मेरा ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा। तो नेचुरल रबर में अगर मैं 20 to 30% सल्फर डाल दूँ, कितना? 20 to 30% सल्फर डाल दूँ तो रबर की हार्डनेस बहुत अच्छी हो जाएगी, इलास्टिसिटी कम होगी, हार्डनेस बढ़ेगी, तो जल्दी टायर वगैरह घिसेगा नहीं, ग्रिप अच्छी बैठेगी। तो जो आपकी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, ये सब के जो टायर हैं वो कौन से वाले? वो 20 to 30% वाले सल्फर से बनाने चाहिए। लेकिन अगर मुझे साइकिल का टायर बनाना है तो मुझे इतने ज़्यादा सल्फर की ज़रूरत है क्या? बताओ। या मुझे जो तुम गली क्रिकेट में क्रिकेट बॉल जो जिससे खेलते हो वो उसको बनाने के लिए मुझे क्या ट्रक के टायर जितना हार्ड बॉल चाहिए क्या? इतना रबर चाहिए क्या? कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूँ, नहीं ना। तो इसलिए परसेंटेज समझ में आ रहा है क्या? अलग अलग क्यों हैं? हाँ, क्योंकि यूज केसेस के हिसाब से हमको अलग अलग टाइप के रबर चाहिए। आई होप ये क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ या ना। यस, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। नेचुरल रबर वल्कनाइजेशन, चार्ल्स गुडियर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पेज नंबर 327 आपके टेक्स्ट बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। देन लास्ट पार्ट इज सिंथेटिक रबर के कुछ और वेराइटीज, जिसमें 2 मेजर वेराइटीज हैं जिसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फिर बायोडिग्रेडेबल, खत्म। बहुत सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है ना। सिंथेटिक रबर्स की 2 और वेराइटी, कौन सी? ब्यूना एस रबर, जिसको हम लोग SBR भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूना एस पे फोकस करना। किस पे फोकस करना? एस कहाँ से आया? स्टायरीन से आया। कहाँ से आया? स्टायरीन से आया। अगर आपको क्यूरियोसिटी के सर ये स्टायरीन क्या होता है तो आपको बता दूं, बेंजीन रिंग में आप इथीन ग्रुप लगा दो, है ना। बेंजीन रिंग में क्या लगा दो? इथीन ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? स्टायरीन। इसको क्या बोलते हैं? स्टायरीन। हर जगह आप देखेंगे तो इथीन के ही डेरिवेटिव आपको मिलेंगे। मैंने इथीन में से एक हाइड्रोजन हटा के बेंजीन रिंग लगा दी, फिनाइल ग्रुप लगा दिया, तो क्या बन गया? स्टायरीन। समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? यस।
जब अच्छा 1,3 ब्यूटाडाइन तो मेरे पास नेचुरल रबर में प्रेजेंट ही था, वो तो आप बोलोगे हाँ सर आइसोप्रीन में तो था ही, हमने देखा ऑलरेडी ऊपर, यहाँ ये रहा है ना, 1,3 ब्यूटाडाइन तो कहीं नहीं गया ना, वो तो यही है ना, ये रहा है कि नहीं, ये तो तुम्हारे नेचर में पेड़ में से तुमने निकाल दिया। अब उसमें तुमने क्या किया, स्टाइरिन डाल दिया तो स्टाइरिन रबर बन गया, उसमें एक्रिलोनाइट्राइल डाल दिया, एक्रिलोनाइट्राइल रिपीट हुआ है ना, इसके पहले हम लोग ऑर्लॉन में भी किए ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। जब उसमें तुम एक्रिलोनाइट्राइल डाल लोगे तो नाइट्राइल डाला, इसलिए ब्यूना एन। आई होप ये बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, यस। तो ब्यूना एस और ब्यूना एन ये नाम कहाँ से आए, ब्यूटाडाइन से ब्यूना ले लिया और एस ले लिया स्टाइरिन से, फिर ब्यूटाडाइन से ब्यूना ले लिया और नाइट्राइल से ले लिया एन। तो ये दो अलग अलग टाइप के एक्स्ट्रा जो सिंथेटिक वैरायटी है रबर की वो मिल गई। आई होप ये क्लियर हुआ, यस। तो एस बी आर, अच्छा आप पूछोगे सर ये SBR कहाँ देखने मिलता है, तो अगेन सिंथेटिक टायर, सिंथेटिक रबर के जो मटेरियल, जैसे आप एक और एग्जांपल दूँ, वाटर किंगडम वगैरह में जाते हो ना जो थीम पार्क्स में है ना, तो आपको मालूम है वो शीट देते हैं जिससे वो एक वो टायर जैसा वो रबर देते हैं ना, बैठ के आप जिसमें वो स्विमिंग पूल में जाके कूदते हो है ना, वो सब सिंथेटिक रबर्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपके ये सारे सिंथेटिक रबर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। नियोप्रीन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, नियोप्रीन में क्या था, क्लोरोप्रीन 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन है ना, क्लोरोप्रीन यूज़ हुआ था। इसका नाम क्या बताया था मैंने, बोलो इसका नाम क्या बताया था आपको, क्लोरोप्रीन। और लास्ट इज ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर के ऊपर इतने ज़्यादा सवाल वैसे आते नहीं है, बट ध्यान में रख लेना, डायरेक्ट है कि आइसोब्यूटिलीन यूज़ होता है। ब्यूटाइल रबर नाम से ही पता चल रहा है आइसोब्यूटिलीन यूज़ होता है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पे आपको पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पे नाइलॉन 6 और 6,6 और बायोडिग्रेडेबल, ये दो पे आपको पक्के क्वेश्चन आने वाले हैं, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। बाकी कुछ इस चैप्टर में से आए ना आए, बट ये दो चीज़ों पे आपके नाइलॉन पे और बायोडिग्रेडेबल पे गारंटीड सवाल आने वाला है, इतना मान के चलना भाई, ठीक है ना। ओके, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो हमने सिंथेटिकली बनाए उसमें सबसे पहला है PHBV। कौन सा है, PHBV, नाम क्या है, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट CO। अब ये CO सोच के कंफ्यूज मत हो जाना, ये ना ही C डबल बॉन्ड O वाला CO है, ये ना ही कोबाल्ट वाला CO है, ये कोपॉलीमराइज्ड विद है। क्या है इसका मतलब, बोलो CO का मतलब यहाँ पर बोलेंगे क्या है इसका मतलब, कोपॉलीमराइज। मतलब ये होमो है या हेट्रो है, ये बताओ। दो अलग अलग मोनोमर दिख रहे हैं कि एक ही मोनोमर है, ये दो अलग अलग मोनोमर है ऑफ कोर्स, क्योंकि कोपॉलीमराइज किया है ना। एक मोनोमर ये रहा, दूसरा मोनोमर ये रहा, समझ में आया। कंफ्यूजिंग ये लग रहा होगा तो उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। मैंने आपको एसिड्स के कॉमन नॉमेनक्लेचर बताए, ब्यूट्रिक एसिड, वैलेरिक एसिड, है ना। ब्यूट्रिक एसिड मतलब 4 कार्बन का एसिड था, वैलेरिक एसिड मतलब 5 कार्बन का एसिड था, याद आ रहा है, ठीक है। बस उसी के पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स है, एकदम ईजी, समझ गया। उसी के क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स है। कैसे, हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट कर लो और हाइड्रोक्सी वैलेरेट कर लो, मतलब 4 कार्बन का एसिड ले लो, 4 कार्बन का तुमने एसिड ले लिया है ना, और उसमें क्या किया तुमने, बीटा पोजीशन, ये तुम्हारा अल्फा था, ये बीटा था, ये गामा था, पता बराबर है ना, तुमने बीटा पोजीशन पे OH लगाया, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट हो गया। ये 5 होता तो ये बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट हो जाता, दोनों को लो और साथ में जोड़ दो, आंसर आ गया, ख़त्म। समझ में आया क्या, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। PHBV में क्या क्या मोनोमर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिंकेज कौन से टाइप का PHBV में, बताइए बच्चों, लिंकेज कौन सा है, एस्टर लिंकेज है। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन आएगा। कोई पूछेगा कि भाई बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर PHBV में मोनोमर क्या है, तो आप बोलोगे ब्यूट्रिक एसिड का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव और वैलेरिक एसिड का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, ठीक है। अगर उसको हाइफंडू क्वेश्चन बनाना है तो वो आपको कार्बन नंबर और फिर स्ट्रक्चर और उसके ऊपर पूछा है, बट वो JEE लेवल में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, CT लेवल पे वो ज़्यादा क्वेश्चन वैसे आप एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। और लास्ट एक और बायोडिग्रेडेबल मैंने नाम इसका मेंशन करा था स्टार्टिंग में, नाइलॉन 2,6, याद होगा है ना, नाइलॉन 2,6। इसमें ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अभी पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल्स में, ग्लाइसिन की खासियत क्या थी, याद करा दो जरा फटाफट। ग्लाइसिन की खासियत मैंने क्या कराई थी और बोला था कि डायरेक्ट MCQ आएगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, इट इज़ द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड, डायरेक्ट सवाल आता है ना। वो आप ले लो ग्लाइसिन, और उसमें अमाइनो कैप्रोइक एसिड। अगेन आप बोलोगे सर कैप्रोइक एसिड तो हमको मालूम है, 6 कार्बन का एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका कॉमन नेम कैप्रोइक है, मैंने लिखवाया हुआ है आपको, है ना। तो अमाइनो कैप्रोइक एसिड आपने ले लिया ग्लाइसिन के साथ। ग्लाइसिन में 2 कार्बन होते हैं, अमाइनो कैप्रोइक एसिड में 6 कार्बन होते हैं, कैप्रोइक नाम ही मालूम है, तो इसमें 2 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, आंसर आ गया 2,6, एकदम ईजी। देखो
डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे कि नहीं, और यहीं पे आपको ये सारे सवाल डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ मैंने क्वेश्चंस भी इस पीडीएफ में आपके ये छांट के वैसे डाले हुए हैं जो डायरेक्ट आपके सीईटी में जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में से एज इट इज़ आए हुए हैं वो। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ, उस पर एक बार पूरा गो थ्रू कर लो। रिवाइज आपको मैंने पूरा का पूरा चैप्टर करा दिया। ये पीडीएफ के सारे क्वेश्चन भी वैसे आपके मार्वल में भी ये सारे सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बट एक बार इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से गो थ्रू कर लेना। आई एम प्रीटी श्योर अभी जो मैंने पूरा समझाया उससे आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस डायरेक्ट बन जाएंगे। लास्ट एक छोटी सी चीज़ ये है कि इस चैप्टर की आपको एक रीडिंग आपके टेक्स्ट बुक से सिर्फ बेसिक रीडिंग लगा लेनी है। वो किस लिए, कुछ ऐसे टिपिकल क्या बोलते हैं डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए, कुछ ऐसे टिपिकल फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए जो आपको पूछे गए हैं पहले सीटी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स फॉर फायर फाइटर्स, या कौन से वाला आप पेंट्स में ग्लिप्टाल जो है वो यूज़ होता है, या आर्टिफिशियल बाल हेयर विग वगैरह बनाने में डाइनेल यूज़ होता है। ये ऐसे टिपिकल कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो यूजेस वाले, ठीक है, वो आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में से रीडिंग करके। बट वैसे क्वेश्चंस आप बोल सकते हो 10% से भी कम है इस चैप्टर में। बाकी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया आप सामने देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन आपका एज इट इज कवर हो गया। देखो, नेम द कंपाउंड फॉर नाइलॉन 66, ये रहा हेक्सामिथिलीन डायमाइन प्लस आइडिपिक एसिड। आप अगर सॉल्व करोगे तो 20 क्वेश्चन आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। रेयन क्या था, सिंथेटिक फाइबर। टेरिलीन क्या है आपका, टेरिथैलिक एसिड, मैंने ऑलरेडी बताया। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन का पॉलीमर। ऐसे आप डायरेक्ट देखो सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे ये सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेना। मार्वल की बुक में से स्टैंडर्ड लेवल के सारे क्वेश्चन जरूर करना, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से ही आपकी एग्जाम में आएंगे। समझ में आ गया, आई होप सो। तो ये खत्म हो गया, अब चलते हैं अपन अपने ग्रीन केमिस्ट्री नैनो केमिस्ट्री में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से ये इसका ये ले लेना, टेलीग्राम के ग्रुप से, या चैनल जो भी है, चैनल के ग्रुप में खुद कंफ्यूज टू, उससे ये ले लेना।